नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास अजनबी का चौथा भाग। बम्बई की वर्षा में रोहित और रश्मि को एक नया अनुभव हुआ, बिल्कुल अनोखा। मचलती हुई घटनाएं, सनसनाती तेज हवाएं, चढ़ता ठाटे मारता सागर और उत्तेजित तरंगों की खिलवाड़। मूसलाधार पानी जब लगातार बरसता तो बम्बई की महानगरी भी भीगी बिल्ली के समान अपने आप में सिमट कर रह जाती। आज भी छुट्टी के दिन दोनों सवेरे से ही भीगे मौसम का आनंद उठाने के लिए घर से निकल पड़े थे। पानी गिरने लगता तो दोनों झट से किसी छत का आश्रय ले लेते और ज्यों ही वह वर्षा की धार जरा थमती, वे उसी उल्लास से तुरंत सड़क पर चल देते। जिस समय वे जुहू बीच पर पहुंचे, पानी थम चुका था और बादल धीरे धीरे छट रहे थे। सागर के किनारे किनारे चलते वे दूर तक निकल आए। वातावरण का भीगापन और पांव तले दबती सरकती ठंडी बालू का स्पर्श उन्हें उन्मादित सा किए दे रहा था। सागर की उमड़ती हुई लहरें बार बार उनके पांव से लिपट जाती। कुछ देर के लिए वे इस महानगरी की घुटन को भूल गए। बरसात के कारण आज जुहू बीच पर कोई विशेष भीड़ न थी। इक्का दुक्का जोड़े कहीं कहीं हवा के साथ अटखेलियां करते नजर आ रहे थे। रश्मि जब कभी उन्हें घूर कर देखती तो वे शर्माकर अलग हो जाते। एक एकांत स्थान पर दोनों गीली बालू पर बैठ गए। फिर रोहित रश्मि की गोद को तकिया बनाकर बालू पर टांगे पसार कर लेट गया और आकाश में तैरते हुए बादलों को देखने लगा। क्या देख रहे हो? रश्मि ने उसके बालों को संवारते हुए पूछा। उन बादलों को जो हमारी तरह बिना किसी बंधन के आज़ाद और आवारा घूम रहे हैं। लेकिन अब तो इस आवारगी ने अपना दिल ऊबने लगा है। रोहित, क्यों? ना जाने क्यों जी चाहता है अपना भी कोई घर हो, ऐसा घर जिसकी चार दीवारी से निकलने को मन ना करे। घर तो है अपना, वह भी कोई घर है। पहले तो अपना है नहीं। जिस दिन भी तुम्हारा दोस्त बंगलौर से लौटा कि खाली करना पड़ा, और फिर दो छोटे छोटे कमरे, ना कोई प्राइवेसी ना कोई आराम। बैठे बैठे दम घुटने लगता है। घर तो घर ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। रोहित गंभीर होकर बोला। नहीं, घर वह जहाँ दो चार नौकर हों और मेरी आज्ञा चले। हमारे फ्रेंड्स आए जाएं, सोशल लाइफ की गहमा गहमी हो और उसकी चर्चा घर घर हो। और रश्मि कहते कहते रुक गई और पति के चेहरे के बदलते हुए रंग को देखकर तुरंत बात पलटते हुए बोली, अरे रे, आप तो उदास हो गए। नहीं रश्मि, मैं सोच रहा था जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करना कितना कठिन है। वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे सपनों को साकार कर सकूंगा? बहुत जल्दी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, हमें बढ़ना है, ऊपर उठना है, सुख चैन की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना है। और इतना कुछ करने पर भी अगर भाग्य ने साथ ना दिया तो क्या? तुम्हारे प्यार भरे दिल के प्रांगण में छिपी बैठी रहूंगी। रश्मि ने रोहित के हाथ की उंगलियों को अपने ओठों के गुदगुदाते हुए का उसकी आंखों में झांका। दोनों बहुत देर तक कल्पना में खोए अपने अपने मन को टटोलते एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। रोहित की नज़रों में हल्की सी बेबसी थी और रश्मि की निगाहों में उत्साह और प्रेरणा। समुंदर की लहरों की निरंतर गूंज रश्मि के ओठों पर धीरे धीरे एक मधुर गुनगुनाहट के रूप में उभर आई। रोहित का उदास चेहरा खिल उठा और वह भी अनायास गुनगुनाने लगा। दोनों की आवाज़ें एक लय एक सुर हो गईं। जब दोनों घर लौटे तब रात हो चुकी थी। बारिश से भीगी छतें और नहाई हुई सड़कें बिजली की रोशनी में आकाश गंगा के समान जगमगा रही थी। अंधेरी स्टेशन से पैदल ही सड़क पार कर वे उस गली में घुस गए जिसकी नुक्कड़ पर वह इमारत थी जिसमें उनका फ्लैट था। फिसलन भरी सीढ़ियों को पार करके वे अपने फ्लैट की ओर बढ़े। रास्ते में इतनी फिसलन थी कि रोहित को थोड़े थोड़े समय बाद रश्मि को सहारा देना पड़ता। दो एक बार तो वह बुरी तरह गिरते गिरते बची। बिल्डिंग के ज़्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन उनके पड़ोस वाले फ्लैट में अभी भी बत्ती चल रही थी। जो ही वे बरामदे में से होकर पड़ोस के फ्लैट के सामने से गुजरे, एकाएक खिड़की में से पुकारते किसी व्यक्ति की आवाज़ ने उन्हें वहीं रोक लिया। रोहित ने पलटकर देखा। खिड़की में से सिर निकालकर कोई कह रहा था, देखिए, ठहरिए। रोहित खिड़की के पास चला आया। आप ही रोहित बाबू है ना? बुलाने वाले व्यक्ति ने पूछा।
उसने केवल पैंट और बनियान पहन रखी थी। रोहित ने हाँ में गर्दन हिला दिया। उसकी व्यक्ति ने चोट दृष्टि से रश्मि की ओर देखते हुए फिर पूछा, आपकी श्रीमती जी का नाम रश्मि है ना? है तो, लेकिन माजरा क्या है? ठहरिए, कहकर बड़ी फुर्ती से उसने खूंटी पर लटकी हुई बुशर्ट खींची और बदन को ढकते हुए द्वार खोलकर बाहर चला गया। बाहर आकर रोहित की ओर एक लिफाफा बढ़ाते हुए वह बोला, आपकी श्रीमती जी के लिए। रोहित ने आश्चर्य भरी नज़रों से पहले उस नौजवान की बिखरी हुई दशा को देखा और फिर उस लिफाफे की जांच करने लगा जिस पर रश्मि का नाम लिखा हुआ था। कौन दे गया है? उसने संदेह भरी दृष्टि से उस व्यक्ति की ओर देखा। कोई आपका मिलने वाला। इस बरसात में भी बहुत देर तक बैठा हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहा। रश्मि परेशान नज़रों से रोहित की ओर देख रही थी। रोहित ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और लिफाफा रश्मि को थमाकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अभी उसने दरवाज़ा खोलने के लिए ताले में चाबी घुमाई ही थी कि वही व्यक्ति दोनों हाथों में फलों की एक टोकरी उठाए वहां आ पहुंचा और टोकरी रोहित को थमाते हुए बोला, यह फलों की टोकरी आपके लिए। कौन दे गया है? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। वही साहब जो चिट्ठी दे गए हैं। धन्यवाद। रोहित किवाड़ खोलकर भारी टोकरी को उठाए अंदर घुसने लगा। रश्मि लिफाफा पकड़े बड़े हैरानी से यह सब देखे जा रही थी। मुझे चेतन कहते हैं, उस व्यक्ति ने स्वयं अपना परिचय दिया। रोहित आधा किवाड़ खोलकर वहीं खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा और मेरी पत्नी का नाम तो आप जान ही गए हैं। जी, आपके मेहमान से। है ना अजीब बात, हम 6 महीने से पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। जी, इसी का नाम बम्बई है। कहते हुए रोहित रश्मि का हाथ थामकर कमरे में घुस गया और किवाड़ बंद कर लिए। चेतन कुछ देर खड़ा बंद किवाड़ों को देखता रहा और फिर मुस्कुराकर अपने फ्लैट की ओर पलट गया। रश्मि लिफाफा खोलकर उतावली से पत्र पढ़ने लगी। रोहित ने फलों की टोकरी एक ओर रख दी और प्रश्न भरी दृष्टि से देखते हुए बोला, किसका है? कैलाश का। रश्मि ने बुझी हुई आवाज से कहा और पत्र रोहित की ओर बढ़ा दिया। कैलाश का नाम सुनते ही रोहित को जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया। उसने निष्प्राण से हाथों से पत्र ले लिया और कांपती हुई नजरों में पढ़ने लगा। कैलाश किसी जरूरी काम से 2 दिन के लिए बंबई आया हुआ था और ताजमहल होटल में ठहरा था। उसने रश्मि से अनुरोध किया था कि वह होटल में सुबह किसी समय अवश्य उससे मिले। वह उसकी प्रतीक्षा करेगा। रोहित ने पत्र पढ़कर रश्मि को लौटा दिया। रश्मि के उदास और गंभीर चेहरे से स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि वह अपने घर की स्मृतियों में खो गई है। पत्र लेकर बिना कोई बात किए वह दूसरे कमरे में चली गई और वर्षा से भीगे बालों को खोलकर संवारने लगी। रश्मि, उसकी मनोदशा का अनुमान लगाते हुए रोहित ने पीछे आकर पुकारा। बहुत बेहतर होगा तुम उससे मिल आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। हट, अच्छा नहीं। हो सकता है वह तुम्हारे पापा का कोई जरूरी संदेश लाया हो। रश्मि ने पलटकर पति की ओर देखा। कितना उदार हृदय था जो कैलाश से अपमानित होने पर भी क्षमा करने के लिए तैयार था। उसका मन भर आया। धीरे से उसने रोहित का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, अच्छा, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। नहीं रश्मि, अगर वह मुझसे भी मिलना चाहता है तो जरूर इसमें पत्र में लिख देता, लेकिन मैं नहीं। जिद ना करो। चाहो तो सुबह मेरे साथ चली चलना। ऑफिस जाने से पहले तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। सुबह तो होने दो, देख लेंगे, रश्मि ने कहा और पर्दे के पीछे बनाए ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने चली गई। रोहित के मन में अभी तक कैलाश द्वारा किए गए अपमान की चुभन बाकी थी, लेकिन इस समय अपनी पीड़ा को जाहिर करके रश्मि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उसे उचित न लगा। इसी कारण चुपचाप इस जहरीले धुएं को वह पी गया। सुबह ऑफिस जाते समय रश्मि उसके साथ थी। घर से वे दोनों कुछ समय पहले ही निकल पड़े थे। ताजमहल होटल में पहुंचकर रश्मि ने फिर अपने साथ चलने के लिए अनुरोध किया, लेकिन रोहित नहीं माना। उसके अधिक आग्रह पर वह इस बात के लिए सहमत हो गया कि रश्मि के वापस आने तक वह उसकी प्रतीक्षा करेगा। लिफ्ट से बाहर निकलते ही रश्मि कैलाश के कमरे की ओर चली गई और रोहित ताज के सी लॉन्च में खिड़की के पास लगी कुर्सी पर जा बैठा। उसने एक कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और दूर समुद्र में खड़े समुद्री जहाज़ों को देखने लगा। उसकी दृष्टि तो सागर के तल पर थी
लेकिन उसका मन रश्मि और कैलाश की भेंट के बारे में चिंताग्रस्त था। कई विचार, कई शंकाएं उसके मस्तिष्क में उठ खड़ी हुईं। प्रतीक्षा के ये क्षण बहुत ही परेशान करने वाले थे। लगभग आधे घंटे बाद रश्मि लौटी और आते ही उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रोहित ने उसके मानसिक उलझावों का मन ही मन अनुमान लगाया और वेटर को बुलाकर रश्मि की ओर देखते हुए पूछा, क्या लोगी? कोल्ड कॉफ़ी। कैसी लगी यह जगह? रश्मि के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उसने जानबूझकर कैलाश से उसकी भेंट का विषय छोड़ दिया। मेरा मतलब है ताज, यह लॉन्च, यह सी मैं देख चुकी हूँ पहले से। कब? दीदी और कैलाश के साथ, जब वे हनीमून के लिए आए थे। तुमने आज तक मुझसे नहीं कहा। गई बीती कल की बातों को बेकार अपने आज में लाकर परेशान होना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर आज की बात कहो, क्या कहता था कैलाश? रोहित अधिक समय तक अपनी उत्सुकता को छिपा ना सका। एक दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर लेना चाहता था। कैसा दस्तावेज? नदी किनारे वाले संगम का सौदा करना है पापा को। तुमने क्या कहा? पापा चाहें तो बेच दें, लेकिन मैं किसी कागज़ पर अपने हस्ताक्षर ना करूँगी। और क्या कहा उसने? मुझे घर लौट चलने की सलाह दी। फिर मैंने कहा जब तक वह तुमसे क्षमा नहीं मांगेगा मैं घर नहीं जाऊँगी। उसका उत्तर? खामोशी के सिवा उसके पास कोई उत्तर न था। रोहित यह सुनकर चुप हो गया। कैलाश के व्यवहार से उसे यह जाहिर हो गया था कि अभी तक उसके प्रति उन लोगों के मन में विष भरा है, लेकिन रश्मि के प्यार और सहानुभूति ने उसकी इस मानसिक चुभन के प्रभाव को कुछ कम कर दिया था। तभी एक आवाज़ ने एकाएक दोनों को चौंका दिया। एक लड़की रश्मि का नाम लेकर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। रोहित ने नज़र उठाकर उस जवान लड़की को देखा। नटखट सी, सुंदर, अल्ट्रा मॉडर्न वस्त्रों से सजी धजी उस लड़की को रश्मि से लिपटते देखकर वह चकित रह गया। शायद रश्मि की कोई पुरानी क्लासमेट थी जो सहसा उसे पहचान कर चहक उठी थी। अरे, तुमने हमें अपनी शादी की खबर तक नहीं दी, उस लड़की ने रोहित की ओर संकेत करके कहा। यूं ही सब कुछ इतनी जल्दी तय हुआ कि किसी को खबर दे ही नहीं सकी। रूही तो जरूर लव मैरिज की होगी, रूही ने खिलखिलाकर बत्तीसी निकालते हुए कहा। हाँ रूही, वंडरफुल। मुंह पर तारीफ करने की आदत नहीं, फिर भी कहे बिना नहीं रह सकती। खूब पार्टनर चुना है तुमने। कहते हुए वह साथ वाली सीट पर बैठ गई। कहो तो तुम्हारे लिए भी एक चुन दूं? रश्मि ने उसे छेड़ा। ना बाबा ना, नाम मत लो शादी का। तो किस विचार से बम्बई आई हो? कह दूं? हंसोगी तो नहीं? नहीं, फिल्म एक्ट्रेस बनने। कोई चांस लगा? कोशिश कर रही हूँ। वेटर ने कोल्ड कॉफ़ी लाकर रश्मि के सामने रख दी। इससे पहले कि रोहित रूही से कुछ पूछता, उसने स्वयं ही वेटर को रोककर एक टूटी फ्रूटी का ऑर्डर दे दिया। रोहित और रश्मि ने कनखियों से एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा भर दिए। रूही ने रश्मि की ओर पलटकर पूछा, आप लोग आजकल कहाँ हैं? इसी शहर में 2-4 दिन के लिए घूमने चले आए हैं। रश्मि ने झट उत्तर दिया और पति की ओर देखकर धीरे से आंख मार दी। कहाँ ठहरे हैं आप? सन एंड सैंड, रश्मि ने बेधड़क दूसरा झूठ बोल दिया। तो मैं कल जरूर आऊँगी। कब मिलोगी वहाँ? हम सुबह की फ़्लाइट से कलकत्ता जा रहे हैं। ओह नो, मुलाकात हुई भी तो इतनी छोटी। कोई बात नहीं रूही, तुम हीरोइन बन जाओ, हम हर महीने बम्बई चले आया करेंगे। रश्मि ने लंबी सांस खींचते हुए कहा और स्ट्रॉ से कॉफ़ी पीने लगी। इतने में वेटर टूटी फ्रूटी लेकर आ पहुंचा। रूही उस पर यूं झपटी जैसे उसके जीवन में पहली बार आइसक्रीम देखी हो। आइसक्रीम के 2-4 चम्मच तेजी से मुंह में डालकर वह रोहित से बोली, क्या बात है जी, आप बिल्कुल चुप हैं। मैं तुम दोनों सहेलियों के बीच में क्या बोलूं? अजी, आपने हमारी बातें कॉलेज के ज़माने में सुनी होती, मज़ा आ जाता। आपके बातचीत के ढंग से अब भी वही मज़ा टपकता है। आइसक्रीम खाते खाते रूही खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर उसने कॉलेज के ज़माने के 2-4 चुटकुले सुना दिए। रश्मि और रोहित उखड़े उखड़े से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वे इस बकझक से बहुत बोर हो चुके थे। रूही की आइसक्रीम समाप्त होते ही रश्मि ने संतोष की सांस ली। रूही अपने प्रति उन दोनों की अरुचि को भांप गई। फिर मिलने का वचन देकर झट से उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दी क्या है? रश्मि ने रस्मी ढंग से कहा। बैठो ना। एक्सक्यूज़ मी, एक फिल्म प्रोड्यूसर से अपॉइंटमेंट है। तब तो मत रोको इन्हें, इनके कैरियर की बात है, रोहित ने कहा। उसे डर था कि कहीं वह फिर जमकर न बैठ जाए। रूही चली गई तो दोनों को कुछ चैन मिला। एक साथ दोनों की नज़रें दरवाजे की ओर उठी, जहाँ से अपना हाथ हिलाकर रूही उन्हें बाय बाय कह रही थी। बोर कहीं की,
उसके चले जाने पर रश्मि बड़बड़ाई, वह तो तुम्हारे झूठ बोलने से ही मैं पहचान गया था। अगर उसे सच सच बता देती तो सुबह से शाम तक वह हमारे घर पर ही डटी रहती। कुछ भी हो, तुम्हारी ये टूटी फ्रूटी है दिलचस्प। बैठे बिठाए बिल डबल कर गई। कितना बिल होगा? रोहित ने गंभीरता से पूछा। 20 के बीच ही होगा। क्यों? मैं तो केवल 10 का नोट लाया था, बाकी मैं दे दूंगी। कहते हुए रश्मि ने वेटर को बिल लाने के लिए संकेत किया। बिल तो पेड हो चुका सर, वेटर ने पास आते हुए कहा। किसने दिया? रोहित चौंक पड़ा। मैंने। कैलाश की आवाज़ ने दोनों को क्षण भर के लिए कपकपा सा दिया। दोनों ने मुड़कर कैलाश को देखा, जो मुस्कुराते हुए उनके पास आ खड़ा हुआ था। उन दोनों को एकाएक चुप होते देखकर उसने रोहित से कहा, आप मेरे गेस्ट हैं। हेलो। लेकिन आपने? रश्मि, तुमने हमसे कहा नहीं कि रोहित तुम्हारे साथ है? कैलाश ने रोहित की बात बीच में ही काटकर रश्मि से कहा। आपने पूछा ही कब था? ओह, आई एम सॉरी। कैलाश ने कुछ झेपकर जेब से सिगरेट केस निकाला और रोहित की ओर बढ़ा दिया। नो थैंक्स, रोहित ने नम्रता से इनकार कर दिया। क्यों रोहित, सिगरेट पीना छोड़ दिया क्या? नहीं, कम कर दिया है। अच्छा किया, वरना इस शहर में यह लत लगी रहे तो पेट काटना पड़ता है। बात तो ठीक कही आपने, मेहनत की कमाई यूँ फूंकी भी नहीं जा सकती। कैलाश ने भवें सिकोड़कर ध्यानपूर्वक उसे देखा और पूछा, क्या करते हो आजकल? एक कंपनी में नौकर हूँ। क्या मिल जाता है? 2 वक्त की रोटी, आराम से। आप दोनों किस चक्कर में पड़ गए? रश्मि ने बीच में कहा। सॉरी, असल में तुम्हें ही तलाश करता यहाँ तक चला आया था। कहिए। रश्मि खड़ी हो गई। कैलाश ने जेब में से एक लिफाफा निकालकर रश्मि की ओर बढ़ाया। रश्मि ने आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछा, यह क्या है? 5,000 रुपये तुम्हारे पापा ने भेजे हैं। मैं तुम्हें देना ही भूल गया था। किस लिए? अपनी बेटी के लिए, ताकि वह जीवन की आम ज़रूरतों के लिए भी तरसती न रहे। धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए यह दान, कहकर रश्मि ने रोहित को चलने के लिए संकेत किया। रश्मि, तुमने लेने से इनकार किया तो उन्हें बहुत दुख होगा, लेकिन पैसा उनके जीवन के सभी दुख भुला देगा। यह कहकर रश्मि बिना कैलाश की ओर देखे दरवाजे की ओर बढ़ गई। रोहित भी उठकर चल पड़ा। बुत सा बना कैलाश खड़ा देखता ही रह गया। वह अभी तक हाथ में पकड़े उस लिफाफे को लहराए जा रहा था जिसमें 5,000 रुपये के नोट बंद थे। रोहित दफ्तर से लौटा तो घर के अंदर हो रही बातचीत की हल्की हल्की आवाज़ों को सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। रश्मि हंस हंसकर किसी से बातें कर रही थी। कुछ देर वह ऐसे ही आश्चर्यचकित सा खड़ा रहा और फिर एकाएक किवाड़ खोलकर अंदर आ गया। सामने रश्मि और चेतन फर्श पर बैठे ताश खेल रहे थे। वहाँ चेतन की असंभावित उपस्थिति और उसका रश्मि से यूँ घुल मिलकर बातें करना रोहित को कुछ अनोखा सा तो लगा, किंतु पत्नी की मुस्कुराहट का उत्तर मुस्कुराहट ही से देते हुए वह उनके समीप चला आया। रश्मि ने उसकी ओर देखा और फिर खेलने लगी। चेतन ने जो ही पत्ता फेंका, रश्मि खुशी से चिल्ला उठी। उसने झट वही पत्ता उठाकर हाथ डिक्लेयर कर दिया और रोहित से बोली, यू आर लकी डियर। लेकिन जुआ खेलने वाला आखिर में हारता ही है, रोहित ने रूखे स्वर में कहा। जीवन में हार और जीत दोनों साथ साथ चलते हैं, चेतन ने मुस्कुराकर कहा। कुछ भी हो, मैं हमेशा जीतती हूँ, खेल चाहे जीवन का हो अथवा पत्तों का, रश्मि दृढ़ स्वर में बोली। रोहित ने पत्नी से विवाद करना उचित न समझा और वहाँ पड़े चाय के खाली प्यालों की ओर देखते हुए बोला, 1 कप चाय मिलेगी? 1 नहीं 2, चेतन ने नई बाजी के लिए पत्ती बांटते हुए कहा। उसने रोहित को भी खेल में सम्मिलित करना चाहा, लेकिन रोहित के इशारे से इनकार कर देने पर अपने और रश्मि के लिए पत्ते बांटकर चेतन ने अपने पत्ते रोहित को थमा दिए और बोला, मेरी ओर से आप खेलिए थोड़ी देर। लेकिन आप? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ, चेतन ने कहा और झट रसोई घर की ओर चल दिया। रोहित उखड़ी हुई नज़रों से देखते हुए हाथ में पकड़े पत्तों को ठीक करने लगा। आज चाय उसी ने बनाई है, रश्मि ने पत्तों से दृष्टि हटाकर पति की ओर देखते हुए कहा। लेकिन यह आज कैसे अटपका? यूं ही बोर हो रही थी, उसके कमरे में चली गई। उसने पत्ता फेंकते हुए कहा। बिना बुलाए उसने एक पत्ता उठा लिया। उसके आर्ट ने मुझे आकर्षित कर लिया। जानते हैं ये कौन है? कौन है? चेतन, कार्टूनिस्ट, जिसके कार्टून हर रोज़ हम अखबार में देखते हैं। डोंट बी फनी, यह और कार्टूनिस्ट? यस सर, वही कार्टूनिस्ट चेतन, चेतन ने रसोई घर से बाहर आते हुए कहा। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। एक कप उसने रोहित को थमा दिया और दूसरा अपने सामने रख लिया।
रोहित और चेतन की नज़रें एक बार फिर मिली तो दोनों मुस्कुरा दिए। रोहित ने पूछा, तो आप ही हैं फेमस कार्टूनिस्ट चेतन? कार्टूनिस्ट होने के अलावा यह एक अच्छे चित्रकार भी हैं, रश्मि ने चेतन की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, रोहित चाय के 2 घूंट पीकर बोला। मुझे भी, आर्ट की परख और उसकी प्रशंसा करने वाला इतना बढ़िया पड़ोसी जो मिला। मैं स्वास्तिक एंटरप्राइज में काम करता हूँ, रोहित ने पत्ते फेंटते हुए कहा। रश्मि जी मुझे बता चुकी हैं, उस फर्म की पब्लिसिटी का काम मैं ही करता हूँ। तो बम्बई शहर आपको रास आ गया? रास नहीं आया, लाया गया है। वह कैसे? 2-4 बरस तक आर्ट का खूब ढिंडोरा पीटा, मिल मिलाकर मिन्नतें करके पत्र पत्रिकाओं में अपनी प्रशंसा भी करवाई, 2-4 अवार्ड भी मिल गए, फिर भी आर्ट जिंदगी का सहारा ना बन सका। फिर रोहित ने उत्सुकता प्रकट की। आर्ट का रूप बदल दिया, कार्टून का काम हो या पब्लिसिटी का, बुक्स कवर्स हो या कैलेंडर, फोटोग्राफी हो या फोनोग्राफी, सभी कर लेता हूँ। तब तो खूब पैसा कमा लिया होगा? कोई खास नहीं, अभी 1 महीने से ही कुछ कमाने लगा हूँ। हाँ भाई, कमाओगे तभी तो काम चलेगा। बम्बई शहर में बिना पैसे के आदमी को नहीं पहचानता। कहते हुए रोहित ने हाथ का पत्ता फेंक कर बाजी डिक्लेयर कर दी। यू आर रियली लकी। चेतन ने उछलकर रोहित की पीठ पर धौल जमा दी और रश्मि की ओर देखकर बोला, अब तो पर्स खाली करना पड़ेगा रश्मि जी। 20, 30 एंड 50, 65 पॉइंट से हारी हैं आप। रश्मि ने बुझी हुई सूरत से पति की ओर देखा और नई बाजी के लिए पत्ती बांटने का संकेत किया। चेतन उठते हुए बोला, अब मैं जाऊंगा। यह क्या, जीतकर भाग रहे हैं? नहीं, भाग नहीं रहा, रात एक डिज़ाइन तैयार करनी है, अगर पूरी ना हुई तो हर्जाना देना पड़ेगा। चेतन प्याले में बची हुई चाय पीकर तेजी से बाहर चला गया। आदमी दिलचस्प लगता है, रोहित ने वहीं कालीन पर लेटते हुए कहा। कार्टूनिस्ट जो है, 2 घंटे यूं बीत गए कि पता ही न लगा। लेकिन हर रोज ऐसे ही रमी खेलकर समय बिताओगी तो कैसे चलेगा, आदत पड़ जाएगी। बैठे बैठे बोर होते रहने से तो अच्छा ही है। तुम तो दफ्तर चले जाते हो, अकेले में दिन काटना कितना मुश्किल हो जाता है, इसका अंदाज तुम नहीं लगा सकते। तो एक काम करो, क्या कुकिंग की क्लास ज्वाइन कर लो? उसका तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं। शौक तो पैदा करने से होता है। तुम्हारा भी जवाब नहीं। काम भी वह चुना कि नौकर की भी ज़रूरत ना रहे और खाना भी अच्छा मिले। तुम ही हो, क्या करना चाहती हो तुम? कहूँ? रश्मि ने उसके पपोटों को उंगलियों से सहलाते हुए कहा। हाँ कहो, तुम बुरा मान जाओगे। रश्मि ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, क्या सोचा है तुमने? चेतन कह रहा था तुम बड़ी सुंदर और स्मार्ट हो और लेकिन उसका तुमसे ऐसी बात कहने का मतलब? रोहित को झुंझलाकर बोला। कह रहा था अगर मैं मॉडलिंग करूं तो अच्छी कमाई हो सकती है, महीने में 4-5 जॉब भी मिल जाए तो 600-700 कहीं नहीं गए। तुमने अपनी सुंदरता की बस यही कीमत लगाई है रश्मि? रोहित के इस प्रश्न से रश्मि को चौंका दिया और वह क्षण भर के लिए बुत सी बनी उसे देखती रही। फिर दबे स्वर में कह उठी, शायद तुमने मुझे गलत समझा है। तुम्हें नहीं, इस काम को। क्या बुराई है इस काम में? आजकल अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी बहुत सी लड़कियां मॉडलिंग करती हैं, उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। और फिर मैं कोई नादान नहीं, बच्ची नहीं, अपना भला बुरा समझती हूँ। ऐसी बात नहीं कि कोई बहका सके मुझे। यह बम्बई है मेरी जान, यहाँ इज्जत की रूखी सूखी अच्छी कोई उंगली तो नहीं उठा सकता। लोग तो किसी भी हालत में जीने नहीं देते। यह रूखी सूखी खाते खाते भी 1200 के नीचे आ गए। अगर 4-6 महीने और ऐसे ही रहा तो... इसकी चिंता तुम अब ना करो, इस पहेली से 2 ट्यूशन मिल रहे हैं। रोहित ने बीच में ही रश्मि की बात काट दी। यानी अब 10 घंटे के बजाय 14 घंटे बोर होना पड़ेगा, रश्मि ने झुंझलाकर कहा और चाय के खाली प्याले उठाकर रसोई घर की ओर चल दी। रोहित चुपचाप उसे जाते देखता रहा। उसकी समझ में ना आ रहा था कि उसकी उमंगों, उसकी मचलती हुई आकांक्षाओं को कैसे रोके। उसे रह रहकर चेतन पर क्रोध आ रहा था, जिसने एक ही भेंट में अपनी बातें रश्मि के मस्तिष्क में इतनी गहरी भर दी थीं। प्यालों के खनकने की आवाज़ रसोई घर से आ रही थी। रोहित भी वहीं पहुंच गया। रश्मि को प्याले धोते देखकर बोला, यह क्या, तुम खूब प्याले धोने लग गई? आज बाई छुट्टी ले गई है तो खाना कौन बनाएगा? रोहित ने पूछा। सरदार जी के होटल से आ जाएगा, चेतन ने सब प्रबंध कर दिया है। चेतन का जिक्र फिर होने पर रोहित कानों तक लाल हो गया, लेकिन यह सोचकर कि कहीं पत्नी का मूड और खराब ना हो जाए,
वह गुस्से को भीतर ही भीतर पी गया और बिना कोई और बात कहे बेडरूम में चला गया। वहां ज्यों ही उसने कोट उतारकर अलमारी में रखना चाहा, मेज पर रखे रश्मि के नाम का पत्र देखकर चौंक पड़ा। पते की लिखावट से वह पत्र कैलाश का प्रतीत होता था। रोहित ने लिफाफा उठा लिया, लेकिन उसे खोलकर पढ़ने का साहस ना कर सका। पत्र को फिर मेज पर रखने ही वाला था कि अभी रश्मि वहां आ गई। उसे देखते ही रोहित की कांपती उंगलियों से फिसल कर लिफाफा नीचे जा गिरा। रश्मि ने झट आगे बढ़कर उसे उठाया और मेज पर रखकर बोली, पापा का खत है। क्या लिखा है? मेरे जीवन पर तरस आ रहा है उन्हें। उनके भिजवाए रुपयों को स्वीकार न कर मैंने उनका अपमान किया है। मेरे बारे में भी कुछ लिखा है उन्होंने? नहीं, उसने झिझक के साथ कहा। शायद वह मुझे जीवन भर क्षमा ना कर सकेंगे। नहीं रोहित, मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानती हूँ। वे एक न एक दिन जरूर हकीकत को समझेंगे। अगर ऐसा ना होता तो वह इतनी नम्रता के लिए प्यार भरा पत्र ना लिखते। क्यों? लिखा है, एक बार मुझसे आकर मिल जाओ। इच्छा हो तो चली जाओ, रोहित ने गंभीर होकर कहा। जी तो चाहता है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं, कहते हुए रश्मि ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मेरी भावनाओं की चिंता तुम ना करो। बड़े अगर कोई भूल कर भी दें तो वे बड़े ही हैं। छोटे होने के नाते हमारा हट उचित ही नहीं। तुम्हारे पापा की सेहत ठीक नहीं रहती, शायद तुम्हारे जाने से वे कुछ अच्छे हो जाएं। रश्मि चुप रही। उसने रोहित का कोट और टाई अलमारी में लटका दिए। कोट टाई लटकाकर वह पलटी तो उसकी आंखों में आंसू देखकर रोहित का मन भी अनायास भर आया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर रश्मि भर्राई हुई आवाज में बोली, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन जब तक वे हमारी गरीबी की हंसी ना उड़ा सकें। रश्मि की बात ने रोहित की जबान तो बंद कर दी थी, किंतु उसके मन में उठी हुई यह भावना कड़वे सच के रूप में उसके मनोमस्तिष्क को झंझोड़ने लगी। आर्थिक अभाव और वर्तमान सामाजिक स्तर रश्मि के मन पर धीरे धीरे छाए जा रहा था। उसे डर था कि यह अनुभूति बढ़ते बढ़ते कहीं उसके प्रेम में दरारें न डाल दे। रोहित की मानसिक उलझनें बढ़ती ही गईं। उस रात खाना होटल से आया। रश्मि ने भूख न होने का बहाना बनाकर कुछ न खाया। रोहित ने भी अनमने मन से 2 एक ही चपातियां खाईं। इस समय उसे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर था जहां जरा भी चूक हो जाने पर कोई भयंकर दुर्घटना हो सकती थी। रोहित ने मूड ठीक करने के लिए फिल्म देखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रश्मि ने सिरदर्द का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। आज मौसम कुछ ठंडा था। आकाश पर घटाएं प्रति क्षण घनी होती जा रही थीं। बादलों ने सांवली रात को गहरे अंधेरे में बदल दिया था। रश्मि रात के पहले पहर में ही चुपचाप बिस्तर पर जा लेटी। रोहित ने 2 एक बार उससे सिर दर्द की कोई दवा ले लेने के लिए कहा, लेकिन रश्मि इसके लिए तैयार ना हुई। उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। उसकी उदासीनता ने रोहित के मानसिक उलझाव को और भी बढ़ा दिया और वह अपनी विवशता पर मन ही मन कुढ़ने लगा। रोहित ने कमरे की बत्ती बंद कर दी और टेबल लैंप जलाकर अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। बार बार उसकी दृष्टि अखबार से हटकर रश्मि के शरीर को छू जाती। दूसरी ओर मुंह किए वह सोई सी जान पड़ती थी, लेकिन उसकी बिफरी सांसें साफ जाहिर करती थीं कि नींद उससे कोसों दूर थी और वह मन ही मन आने वाले कल के अधूरे सपनों को बुन रही थी। एकाएक बादलों की एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियां दरवाजे भड़बड़ा उठे। बिजली कड़की और रश्मि का पूरा जिस्म कपकपा गया। रोहित का ध्यान रश्मि की ओर ही था और वह उसके सुंदर अंगों को निहार रहा था। रश्मि के गोरे और कोमल पैर दूधिया चादर पर यूं प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी घोंसले में कबूतरों का एक जुड़ा एक दूसरे से लिपटा सो रहा हो। रश्मि के जवान जिस्म की कशिश रोहित को अपनी ओर खींचने लगी। उसका मानसिक तनाव घटने लगा। रोहित को नींद ना आ रही थी, फिर भी उसने बत्ती बुझा दी। कमरे में अंधेरा छा गया। घने बादलों में बिजली की चमक से कभी कभार कमरे की दीवारें चमक जाती। रोहित भी बिस्तर पर लेट गया तो कमरे की निस्तब्धता में 2 धड़कते दिल एक दूसरे में समाने के लिए तड़पने लगे, लेकिन कोई भी अपनी ओर से पहल न करना चाहता था। यूं ही लेटे लेटे लगभग आधा घंटा बीत गया। फिर अचानक रोहित करवट बदलकर रश्मि के समीप आ गया। खिड़की के बाहर उत्तेजित बादलों से बिजली को आलिंगन करते देख रोहित रोमांच से भर गया। उसकी निगाहें अंधेरे में भी रश्मि के सुंदर और कामुक शरीर को टटोलने लगीं। फिर धीरे से उसने रश्मि को छुआ और पुकारा, रश्मि। रश्मि ना हिली और ना ही उसने कोई उत्तर दिया। रोहित कुछ देर चुपचाप लेटा रश्मि की सांसों की आवाज़ सुनता रहा। उसने रश्मि को फिर छूकर पूछा, नींद नहीं आ रही क्या?
नहीं, रश्मि ने बिना हिले डुले दबी आवाज में उत्तर दिया। मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्यों? मेरे तो सिर में दर्द है। मुझे भी एक दर्द ही ने आ घेरा है। कैसा दर्द? जिंदगी का दर्द, रोहित ने बोझिल स्वर में कहा और क्षण भर के लिए चुप हो गया। फिर रुक रुक कर धीरे से बोला, कभी कभी सोचता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया। क्या? एक चहचहाती बुलबुल को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ही पिंजरे में बंद कर दिया। इसमें तुम्हारा क्या दोष? मैं स्वयं ही तो आ फंसी हूँ इस पिंजरे में। तो एक काम करो। क्या? तोड़ दो पिंजरे की इन सीखों को, मुक्त हो जाओ इस बंधन से। आखिर क्यों? उसके इस वाक्य पर रश्मि ने तड़पकर करवट ली और चिल्ला उठी। बाहर बिजली चमकी और उसके प्रकाश में दोनों की नजरें मिली। रश्मि ने थरथराती आवाज में फिर प्रश्न दोहराया, आखिर क्यों? तुमने ऐसी बात क्यों कही? रोहित उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका। उसे रश्मि की तड़प में उस बिजली का आभास हुआ जो बाहर उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच कड़क रही थी। रश्मि ने फिर करवट बदलकर मुंह फेर लिया और बाहर हो रही उस बूंदाबांदी की गुनगुनाहट को सुनने लगी जो बादलों के ओठों से निकल रही थी। थोड़ी देर में जोरों से पानी बरसने लगा। उनके बीच बनी गहरी खामोशी को बरखा के शोर ने भंग कर दिया। रश्मि को पति की बेबसी पर तरस आ गया। रोहित का अशांत मौन अब रश्मि को बेचैन करने लगा। उससे अब रहा ना गया और वह खिसक कर उसके साथ लग गई। फिर अपनी गर्म सांसों से उसके गालों का स्पर्श करते हुए मुस्कुराकर बोली, नींद नहीं आई? नहीं। कहो तो सिर दबा दूं? अरे देखो तो, झट नींद आ जाएगी। रश्मि झुककर उंगलियों से धीरे धीरे उसकी पलकों को सहलाने लगी। रोहित ने उसे रोकने का एक असफल प्रयत्न किया, लेकिन रश्मि उसकी बंद आंखों और कनपटियों को सहलाती रही। फिर धीमे से रश्मि ने पूछा, मुझसे तंग आ चुके हो क्या? मेरी बेबसी को हंसी मत उड़ाओ रश्मि। रोहित ने कहा, तुम भी तो मेरे प्यार की परीक्षा ले रहे हो। क्या करूं, तुम रूठ जो गई हो। तुमने भी तो घर आते ही मुंह फुला लिया था। नहीं तो? अब झूठ मत कहो। चेतन को देखते ही तुम्हारे तेवर बदल गए थे। भूल मेरी थी जो बिना तुमसे पूछे उसे अपने घर बुला लाई। तो क्या हुआ? यूं ही पड़े पड़े बोर होने से तो अच्छा ही है तुमने ताश खेलने के लिए एक साथी चुन लिया। तो फिर मेरी मॉडलिंग की बात तुम्हें बुरी लगी होगी। मॉडलिंग अभी शुरू ही कहाँ हुई है जो बुरी लगे। तो क्या बुरा लगा है? अपना वक्त, अपनी किस्मत। फिर बुझी बुझी बातें करने लगे तुम। नहीं रश्मि, तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। तुम मेरा भाग्य बदलने में सहायता कर सकती हो। इस महानगरी में जीने के अन्य साधन भी जुटाने ही पड़ेंगे। कैसे? तुम मॉडल गर्ल बन जाओ, यह तुम कह रहे हो? हाँ रश्मि, चेतन ने ठीक ही कहा था। तुम स्मार्ट भी हो और सुंदर भी। तुम्हारा शरीर और व्यक्तित्व इस जॉब के लिए अनुकूल है। महीने में 2-4 चांस भी मिल गए तो जीवन कुछ सुधर संवर जाएगा। तब हम विश्वास और उत्साह के साथ तुम्हारे पापा का सामना कर सकेंगे। कहते कहते उसने अपना चेहरा रश्मि के उभरे हुए गदराए सीने में छिपा लिया। रोहित की तेज और गर्म सांसों ने रश्मि की धमनियों में जैसे आग भर दी, जिस्म में एक हलचल मचा दी। उसने रोहित को अपनी बाहों में कस लिया। रोहित के मस्तिष्क में उन्माद भरने लगा और वह खुशी की तरंगों में गहरा डूब गया। रात भर उमड़ती घटाओं का मचलना पल भर के लिए भी न थमा। बैंक का काम समाप्त करके रोहित लौटा तो सेठ के केबिन के बाहर एक लड़की को देखकर ठिठक गया। वह रूही थी जो उसे पहचानने का प्रयास कर रही थी। आप रूही हैं ना? रोहित ने जरा झिझक कर पूछा। रश्मि की क्लासमेट? जी वही, 100% वही। लेकिन आप यहाँ? बम्बई घूमने आया था, नौकरी कर बैठा। और रश्मि? वह भी यही है। लेकिन आप यहाँ किस लिए? सेठ मुरारीलाल जी से मिलना है। क्यों? रोहित ने उत्सुकता से पूछा। इंटरव्यू के लिए बुलाया है। पर आप तो फिल्म की हीरोइन बनने का प्रयास कर रही थीं। अभी तक चांस नहीं मिला। सोचा कुछ दिन मॉडलिंग ही कर लूँ। मुझे सेनापति ने भेजा है। सेनापति कौन? आप उन्हें नहीं जानते? बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है। उनकी फिल्म की हीरोइन बनने का अवसर तो नहीं मिला। हाँ, उनकी एजेंसी में काम मिल गया है। सेठ मुरारीलाल शायद आपके बॉस हैं। मैं मॉडलिंग के संबंध में उन्हीं से मिलने आई हूँ। यस आई सी। रोहित अभी इतना ही कह पाया था कि अंदर से चपरासी ने आकर रूही से कहा, सेठ जी ने आपको बुलाया है। एक्सक्यूज़ मी। रूही ने अपने लिबास को संवारा, पर्स से मिरर निकालकर अपनी लिपस्टिक ठीक की
और बड़े नखरे से इठलाते हुए केबिन की ओर चली गई। रोहित ने हाथ हिलाकर गुड लक कहा और अपने केबिन में जाकर काम करने लगा। उसकी आंखें तो किसी फाइल को टटोल रही थीं, लेकिन मस्तिष्क में रूही की चाल बसी हुई थी। उसे लगा जैसे उसके सामने से रूही नहीं बल्कि रश्मि गुजर गई हो, हर्षोल्लास से भरी रश्मि। कितनी भाग्यशाली थी, उसकी पत्नी के पहले ही इंटरव्यू सिलेक्ट हो गई थी। चेतन की सिफारिश पर उसे काफ़ी जॉब मिल जाते थे। अब वह एक सफल मॉडल गर्ल थी। रश्मि का ध्यान आते ही रोहित को आज दफ्तर जाने से पहले रश्मि का दिया हुआ वचन याद आ गया, डिनर बाहर लेने और इंग्लिश पिक्चर देखने का। अपना वचन याद आते ही उसने चपरासी को बुलाया और 10 रुपये का एक नोट उसे देते हुए स्टर्लिंग थिएटर के 3 टिकट ले आने के लिए कहा। खाने का भार चेतन पर था और फिल्म का रोहित पर। चेतन अब उनसे अलग नहीं था, बल्कि अब उन्हीं का एक संगी साथी बन चुका था। कुछ देर बाद रूही मुस्कुराती हुई केबिन से निकली और बाहर जाने लगी। रोहित ने रूही के पास आकर पूछा, क्या हुआ आपके इंटरव्यू का? ऐसा लगता है कि यहाँ चांस मिल जाएगा। क्या कहा है बॉस ने? वचन दिया है कि अगले हफ्ते तक मुझे बुला लेंगे, कहकर रूही बाहर चली गई। इससे पूर्व के रोहित उसे रोककर कुछ और पूछता, सेठ जी की घंटी ने उसे चौंका दिया और वह सीधा उनके केबिन में चला गया। सेठ मुरारीलाल आराम कुर्सी पर टांगे फैलाए रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे थे। जैसे ही कमेंटेटर ने स्कोर सुनाया, सेठ जी ने झट रेडियो बंद कर दिया और बड़बड़ाए, ये हिंदुस्तानी क्या क्रिकेट खेलेंगे? यस सर, रोहित हड़बड़ाकर बोला। वह लड़की चली गई? मुरारी सेठ ने घबराकर पूछा। जी चली गई, न रंग न रूप, चली आती हैं मॉडल बनने। लेकिन सर, वह लड़की बुरी नहीं, स्मार्ट भी है और सुंदर भी, रोहित ने कहा। ओह आई सी। सेठ जी ने एक गहरी नज़र रोहित पर डाली और फिर अपनी बोझल आवाज़ में घुर्राकर बोले, क्या तुम उसे जानते हो? नहीं सर, रोहित ने तुरंत उत्तर दिया। उसे डर था कि उसका बॉस उसके प्रति कोई मिथ्या धारणा न बना ले। पब्लिसिटी के लिए कैसी लड़की चाहिए यह मैं बेहतर जानता हूँ। सॉरी सर, लड़की में एक अदा होनी चाहिए, खास आकर्षण हो। उसकी फिगर, उसके अंगों की बनावट, नयन नक्श, उतार चढ़ाव ऐसे हों कि बरबस मन को खींच लें। हमारे प्रोडक्ट से पहले लोगों की निगाह उस पर जाए। लेकिन ऐसी परफेक्ट ब्यूटी मिलेगी कहाँ? पहचानने के लिए आंख चाहिए मिस्टर रोहित। सेठ मुरारीलाल ने धीरे से मेज की दराज खोली और कई फोटोग्राफ निकालकर मेज पर बिछा दिए। एकाएक जैसे रोहित की आंखें फट गईं। भौचक्का सा वह उन तस्वीरों को देखते का देखता रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। विभिन्न पोजों में सब तस्वीरें उसकी पत्नी रश्मि की थीं। कांपती उंगलियों से वह एक एक तस्वीर को उठाकर देखने लगा। क्यों, हो गई ना आंखें चकाचौंध? इसे कहते हैं परफेक्ट ब्यूटी। जी। उत्तेजित भावनाएं उसके ओठों की थिरकन में सिमट आईं। उसने शीघ्र ही अपने आप को संभाला और बॉस पर यह प्रकट न होने दिया कि यह सुंदर लड़की उसी की पत्नी है। अगर हमारे प्रोडक्ट के प्रचार के लिए ऐसा मॉडल मिल जाए तो सचमुच पब्लिसिटी की दुनिया में हंगामा बच जाए। ये तस्वीरें आपको कहाँ से मिली? नेशनल पब्लिसिटी ब्यूरो ने भिजवाई हैं। क्या विचार है? मैं आपके चुनाव की दाद देता हूँ। तो एक काम करो, सेठ मुरारीलाल ने तस्वीरों के साथ आया हुआ पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आज ही ब्यूरो को लिख दो कि हम इस लड़की में इंटरेस्टेड हैं। जी, मेरा मतलब है हमारी आगे की तमाम पब्लिसिटी में यही लड़की मॉडल होगी। ओके सर। रोहित लौट जाने के लिए बढ़ा और देखो, वह रुक गया। सेठ मुरारीलाल ने फिर ध्यानपूर्वक उन तस्वीरों को देखा और बोले, उन्हें यह भी लिख दो कि अगर वे इस मॉडल की एक्सक्लूसिवली हमारे लिए रख सकें तो हम टर्म्स डिस्कस करने को तैयार हैं। रोहित अपने केबिन में लौट आया और नेशनल पब्लिसिटी ब्यूरो द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ने लगा। उसके सामने बड़ी विचित्र स्थिति थी। विवशताएं उसे कोस रही थीं और आवश्यकताएं उसको उकसा रही थीं। इसी असमंजस में बैठा वह बॉस के आदेशानुसार पत्र का उत्तर लिखने लगा। जब वह दफ्तर से लौटा तब रश्मि घर में न थी। चिंताग्रस्त रोहित आश्चर्य से घर में इधर उधर देखने लगा। उसके घर का रंग रूप अब पहले की अपेक्षा बहुत निखरा हुआ था। नया फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, उस पर मेकअप का सामान, अलमारी में लटकी कुछ कीमती साड़ियाँ। इन सब के साथ साथ रश्मि ने अपनी आय में से रोहित के लिए भी एक बढ़िया सूट बनवा दिया था। यह सजावट, यह कीमती सामान आज रश्मि के बिना उसे व्यर्थ सा लगा, आडंबर सा प्रतीत हुआ। अचानक आईने में अपनी उलझी हुई सूरत देखकर वह ठिठक गया। उतरा हुआ चेहरा, उलझे हुए बाल, थकी हुई सी आंखें। अधिक समय तक वह कमरे में ना ठहर सका
और बाहर जाने लगा। तभी उसे द्वार पर घंटी की आवाज़ सुनाई दी। शायद रश्मि आई हो, यह सोचकर वह झट द्वार की ओर लपका, लेकिन किवाड़ खोलते ही झेंप गया। बाहर चेतन का नौकर रोहित की अलमारी की चाबी लिए खड़ा था, जो रश्मि उसके पास छोड़ गई थी। रामू, मेम साहब कहाँ गई? रोहित ने चाबी लेते हुए पूछा। चेतन बाबू के साथ कहीं गई हैं, कह रही थी 7 बजे तक लौट आएंगी। वे लोग गए कितने बजे? दोपहर को। और कुछ कहा मेम साहब ने? नहीं, रामू ने उत्तर दिया और सलाम करते हुए चला गया। रोहित को यूं लगा मानो किसी भारी चोट से उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया हो। कुछ देर तक वह वहीं स्थिर खड़ा रहा और फिर दरवाज़ा बंद करके पास कुर्सी पर बैठ गया। रश्मि अपने नए जॉब में इतनी अधिक व्यस्त रहने लगी थी कि रोहित के लिए उसके पास समय ही न बचता। रोहित बहुत अकेलापन अनुभव करने लगा। एक अजीब सूनापन था जो उसे अपनी लपेटे में लिए जा रहा था। उसने जेब में से इंग्लिश फिल्म ग्रेजुएट के 3 टिकट निकाले और उन्हें उंगलियों में मसलने लगा। 3 टिकट, 3 साथी, रश्मि, चेतन और रोहित। एक अनोखी त्रिमूर्ति, अलग रूप, अलग विचार, अलग दृष्टिकोण, फिर भी इकट्ठे। तभी अचानक उसे अपने बॉस की बातें याद आ गईं। परफेक्ट ब्यूटी, फिगर, एक्सक्लूसिवली हमारे लिए। उफ! उसी के सामने उसकी पत्नी के सौंदर्य का ऐसा वर्णन। रोहित के चेहरे पर अनायास घृणा भरी एक भद्दी मुस्कुराहट उभर आई। फिर न जाने क्या सोचकर उसने उन टिकटों को फाड़ दिया और टिकटों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की के पास खड़ा वह उन टुकड़ों को इधर उधर उड़ते देखता रहा। अचानक उसकी दृष्टि गली के नुक्कड़ पर खड़ी एक टैक्सी पर पड़ी, जिसमें से रश्मि और चेतन अभी अभी उतरे थे। टैक्सी की डिक्की में से एक बैग निकालकर चेतन ने थाम लिया और रश्मि ने उसका कैमरा उठा लिया। रोहित झट खिड़की बंद करके लापरवाही से कुर्सी पर जा बैठा। उसने अपनी नेकटाई की गांठ ढीली की और पास रखे ट्रांजिस्टर रेडियो को चला दिया, ताकि रश्मि पर यह जाहिर ना हो कि उसके बिना वह बोर हो रहा था। रेडियो के शोर में भी वह लगातार उसके पैरों की आहट सुन रहा था। उसका ध्यान उधर ही था। दरवाज़ा खुलते ही दोनों एक साथ अंदर आए। रोहित उसी प्रकार लापरवाही से कुर्सी पर बैठा रेडियो पर प्रसारित हो रहे एक पक्के गाने की धुन सुनता रहा। रश्मि पहले तो पति को देखकर क्षण भर के लिए झेंपी और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए उसके सामने चली आई। तुम कब आए डार्लिंग? रश्मि ने पास आकर पूछा। थोड़ी देर हो गई। रोहित ने यह कहते हुए रेडियो बंद कर दिया। रामू ने मेरा संदेश दिया था। रोहित ने चोर नज़रों से चेतन को देखा। वह रश्मि का बैग थामे पास ही खड़ा था। लेकिन तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले? जल्दी क्या है, बदल लूँगा। पिक्चर कितने बजे स्टार्ट होती है? 10 बजे। रोहित से पहले चेतन ने रश्मि के प्रश्न का उत्तर दे दिया। हम आज फिल्म न देख सकेंगे, रोहित ने बुझे हुए स्वर में कहा। क्यों? हाउसफुल था, टिकट नहीं मिल सके। चलो अच्छा हुआ, आज मेरा मूड भी ना था। क्यों? प्रश्न भरी दृष्टि से रोहित ने पत्नी की ओर देखते हुए पूछा। 2 घंटे तक शॉपिंग की और रात भर तैयारी करनी है। तैयारी किस बात की? कल रिहर्सल है, फैशन शो 1973। चेतन ने उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा। हाँ डार्लिंग, हमारी फर्म इस महीने के अंत में आने वाले नए साल के लिए नए फैशन की प्रदर्शनी कर रही है। अच्छा, तुम्हें उसमें क्या करना होगा? रोहित ने बनते हुए पूछा। फैशन परेड में भाग लेना होगा। दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर और मद्रास की चुनी हुई मॉडल गर्ल्स इस शो में भाग ले रही हैं, रश्मि ने चमक कर कहा। और बम्बई के ग्रुप की लीडिंग ब्यूटी चुनी गई है आपकी पत्नी मिसेस रश्मि। रोहित। चेतन ने पूरी बात स्पष्ट करते हुए कहा। रोहित ने अर्थपूर्ण दृष्टि से चेतन को देखा, फिर ओठों पर कृत्रिम मुस्कुराहट लाकर एक नज़र रश्मि पर डाली। रश्मि ने चेतन के हाथ से बैग ले लिया और खोलकर उसमें से रंगीन कपड़ों और विभिन्न डिज़ाइनों के जोड़े निकालकर पति को दिखाने लगी। ये सब कपड़े उसने फर्म के खर्च पर सिलवाए थे और आज दिन भर वह इन जोड़ों से मैचिंग करती ज्वेलरी चुनती रही थी। उसने ज्वेलरी का डिब्बा खोलकर रोहित के सामने रख दिया और बड़े उत्साह से बोली, कहिए कैसा है मेरा टेस्ट? बहुत सुंदर। फैशन शो की क्यून अवश्य तुम ही बनोगी। जाओ, हमें बनाओ नहीं। अरे इसमें बनाना क्या, देख लेना, जब रूही तुम्हें देखेगी तो जल भुन जाएगी। रूही कहाँ मिली वह तुम्हें? हमारे ऑफिस में आई थी। क्या उसे पता चल गया कि मैंने मॉडलिंग आरंभ कर दी है? वह खुद भी तो मॉडल गर्ल है। हीरोइन बनने का चांस नहीं मिला उसे। पब्लिसिटी के लिए मेरे बॉस से मिलने आई थी। फिर क्या हुआ?
रिजेक्ट हो गई। देखो फिर आए तो उसे अधिक मुंह ना लगाना। क्यों? लड़की चाल चलन की अच्छी नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? मैं उसे कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। यह तो बीते समय की बात है। लड़कियां तो हर मौसम में रंग बदल लेती हैं। हो सकता है अब वह अच्छी बन गई हो। रश्मि यह बेतुका सा उत्तर सुनकर चुप हो गई। उसने शो वाले कपड़े बैग में भरने आरंभ कर दिए। रोहित उसके बदलते तेवर देख रहा था। उसने यह अनुभव किया कि रश्मि को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। कुछ देर असहनीय सा मौन रहा। फिर रोहित ने गुलाबी रंग के एक जोड़े को रश्मि के हाथों से लेकर उसके कंधों पर रखते हुए कहा, मेरा फेवरेट रंग। तभी तो लाई हूं। एक बार पहनकर तो दिखाओ। वातावरण की गंभीरता को तोड़ते हुए उसने कहा, आज नहीं कल, अभी इसकी फिटिंग बाकी है। रश्मि। रश्मि, अगर तुम सचमुच इस शो की क्वीन चुनी गई तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी इज्जत क्या तुम्हारी इज्जत नहीं? आप जानते हैं रोहित बाबू, यह क्वीन चुनी गई तो इनको 10,000 रुपये कैश और दुनिया की सैर का एक एयर टिकट मिलेगा। अरे, तब तो हम मुफ्त ही मारे गए। क्यों? अगर तुम दुनिया की सैर पर चल पड़ी तो मैं तुम्हारे वियोग में दीवाना हो जाऊंगा। ऐसा मौका नहीं आएगा। कैसे? तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाकर साथ ले चलूंगी। रश्मि ने धीरे से अपने ओठों को तनिक भींचते हुए कहा और बड़ी अदा से बैग उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। रोहित और चेतन खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रहे। दोनों के बीच एक विचित्र सी झिझक थी। दोनों की समझ में ना आ रहा था कि कौन क्या और कैसे बात आरंभ करे। काफी देर तक यूं ही खामोशी रही। आखिर चेतन ने ही मौन तोड़ा और कहा, चाय पियेंगे रोहित बाबू? पी लेंगे। तुम बनाओगे क्या? नहीं, रामू। कहते हुए चेतन अपने घर के लिए पलटा। रोहित ने निगाह फेरकर उसे जाते देखा और फिर एकाएक उसे पुकारकर रुक जाने को कहा। चेतन पलटकर उसकी बात सुनने के लिए निकट चला आया। चेतन, एक डर सा लग रहा है, उसने धीरे से कहा। किससे? चेतन ने झिझकते हुए पूछा। अपने आप से। सोचता हूँ इस नए जीवन ने हमें बहुत बदल दिया है। क्या आपको यह तब्दीली पसंद नहीं है? लेकिन डरता हूँ जीवन की यह तब्दीली कहीं हम लोगों के मन न बदल दे। आप भी कैसी बातें करते हैं? चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिबास बदलने से क्या मन बदल जाता है? किसका मन बदल रहा है चेतन बाबू? अचानक रश्मि की खनकती आवाज ने दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने एक साथ पलटकर उसे देखा और देखते ही रह गए। वह गुलाबी जोड़ा पहने उनके सामने खड़ी सचमुच ही कोई महारानी लग रही थी। निखरा हुआ चेहरा और गुलाबी रंग की साड़ी की छाया यूं प्रतीत हो रही थी मानो शाम की डूबती किरणें उसके गालों पर समाई जा रही हों। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रश्मि के ओठों पर मुस्कुराहट फूट पड़ी। तभी रोहित भी मुस्कुराने लगा। सौंदर्य को चकाचौंध ने क्षण भर में मलिन और गंभीर वातावरण को उल्लास में बदल दिया। रोहित ने पलटकर चेतन की ओर देखा, लेकिन वह पति पत्नी को अकेले में छोड़कर जा चुका था। क्यों, कैसी लगती हूँ आपके फेवरेट रंग में? रश्मि ने उसका जादू तोड़ा। आकाश से उतरी एक अप्सरा। तो चलिएगा इस अप्सरा के साथ दुनिया की सैर करने। क्यों नहीं मलकाए आलम, आपका सेक्रेटरी जो ठहरा। रोहित ने बाअदब झुककर उत्तर दिया। चलो हटो, तुमने तो मेरी बात पकड़ ली। यह झूठ नहीं रश्मि, बॉस की गुलामी से तो बुरी ना होगी यह नौकरी। तो एक काम करो, क्या बढ़िया सा नए फैशन का एक सूट सिलवा लो। क्यों, तुम्हें अपनी महारानी के साथ फैशन शो पर जाना है ना? नहीं रश्मि, घबराओ नहीं, सूट के दाम एडवांस में मिल जाएंगे। लेकिन मेरा वहाँ जाना अच्छा ना होगा। रोहित कुछ गंभीर होकर बोला। लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। रोहित ने इसका कोई उत्तर न दिया और वह चुपचाप हो गया। इतने में राम मुंह चाय लेकर आया। रोहित ने ट्रे में से चाय का प्याला उठाते हुए रामू से पूछा, चेतन बाबू कहाँ हैं? कुछ काम कर रहे हैं, रामू ने दूसरा प्याला रश्मि की ओर बढ़ाते हुए कहा। उनसे जाकर कहना कि फिल्म जरूर कैंसिल हुई है, लेकिन खाना नहीं। रामू चला गया। रश्मि ने मुस्कुराकर रोहित की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर तनिक भी तनाव न था। गर्म चाय ने भी उसकी कुछ थकान दूर कर दी थी। आकांक्षाएं दिन प्रतिदिन प्रबल होती गईं और जीवन सिमटता चला गया। फिर जैसे स्वर्ग की कल्पना साकार हुई। बम्बई नगर के आलीशान होटल सन एंड सैन में फैशन शो की महत्वपूर्ण वह रात आरंभ हुई जिसने रश्मि के जीवन में क्रांति ला दी। रोहित का अनुमान ठीक ही निकला। फैशन शो में रश्मि ही ब्यूटी क्वीन चुनी गई। उसकी फिगर, उसके सौंदर्य और फपते हुए नए डिज़ाइन के गुलाबी जोड़े ने उसे अत्यंत आकर्षक बना दिया था।
एडवर्टाइजिंग की दुनिया में वह एक नया हंगामा बनकर आई। सन एंड सैंड होटल के जगमगाते प्रकाश और अनेक प्रांतों से आई सुंदरियों के चमघट ने उस रात को अविस्मरणीय बना दिया था। रश्मि के सामने अन्य सुंदरियां मंद पड़ गई थीं। शो की समाप्ति पर नेशनल एडवर्टाइजिंग ब्यूरो ने एक ग्रैंड कॉकटेल पार्टी दी। उसमें शहर के प्रसिद्ध व्यापारी, एडवर्टाइजिंग दुनिया के कर्मचारी, प्रेस रिपोर्टर और सम्मानित व्यक्ति आमंत्रित थे। सभी ने रश्मि को चारों ओर से घेर रखा था। प्रेस रिपोर्टर उससे प्रश्न किए जा रहे थे और वह बहुत सूझबूझ के साथ सुलझे हुए ढंग से उनके प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। वही आज इस विशेष फंक्शन का केंद्र थी। चेतन प्रयासकर्ता के दाएं बाएं ले जाकर भीड़ से उसे छुटकारा दिलाए, किंतु लोग थे कि उसके पास से हटने का नाम ही न लेते थे। भीड़ में रोहित भी रश्मि के निकट जाने का निरंतर प्रयास कर रहा था, किंतु उसकी हर कोशिश विफल होती जा रही थी। इस धक्कम धक्के में उसके हाथ के गुलदस्ते के फूल भी मसले जा रहे थे। अपनी पत्नी की लोकप्रियता पर वह आज बहुत खुश था। भीड़ में आगे बढ़ते बढ़ते वह अचानक ठिठक कर रह गया। उसका बॉस सेठ मुरारी लाल फूलों की एक टोकरी रश्मि को भेंट करते हुए बड़े उत्साह से उससे हाथ मिला रहा था। यह देखकर ना जाने क्यों उसने एक विचित्र सी कसक अनुभव की। वह कुछ सोचकर पलटा और भीड़ से अलग हो गया। इस अवसर पर वह सेठ मुरारी लाल के सामने नहीं आना चाहता था। एकाएक वह किसी से टकरा गया। फर्श पर गिलास गिरने की आवाज़ आई और रोहित ने पलटकर देखा। यह रूही थी, जो काले रंग के रेशमी लिबास में शोले के समान भड़क रही थी। नजरें मिलते ही रोहित ने कहा, आई एम सॉरी रूही, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारा रश्मि के सामने सब चेहरे फीके जो पड़ गए हैं। रूही ने वेटर की ट्रे से दूसरा जाम उठाते हुए कहा। हाँ रूही, मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि वह भी मॉडल बन जाएगी। उसकी सफलता से तो मुझे भी खुशी हुई, लेकिन अपने लिए दुख है। इसी कारण तो मैं ये शराब पी रही हूँ। क्यों? अपना चांस यहाँ भी नहीं लगा। फिर रश्मि और सेठ मुरारी लाल की ओर देखकर बोली, देखो तो अपने सेठ मुरारी को, कैसा चिपक रहा है तुम्हारी पत्नी से। यही चलन है ज़माने का रूही। सभी लोग सफल व्यक्तियों के निकट संपर्क रखना चाहते हैं, लेकिन तुम उससे अलग और दूर क्यों खड़े हो? यूं ही भीड़ छट जाएगी तो चला जाऊंगा मिलने। लेकिन यह भीड़ कभी ना छटेगी रोहित बाबू, बल्कि बढ़ती ही जाएगी। अगर तुम यूं ही दर्शक से बने बैठे रहे तो अपनी प्रिय पत्नी से बहुत दूर हो जाओगे। कहते हुए जाम में से एक घूंट भरकर रूही आगे बढ़ गई। जाते जाते फिर रुकी और पलटकर उन्माद भरी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए बोली, बुरा ना मानना, शराब पीकर मैं आपसे तुम पर उतर आई। रूही भीड़ में जा मिली, लेकिन रोहित के मस्तिष्क पर उसका यह वाक्य, अगर तुम यूं ही दर्शक बने बैठे रहे तो अपनी रश्मि से बहुत दूर हो जाओगे, छाया रहा। रोहित ने अपने आप को झिंझोड़ा और पलटकर रश्मि की ओर देखने लगा, जो उसके बॉस और कुछ अन्य लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी। लोकप्रियता और कीर्ति के नशे में वह शायद अपने रोहित को भी भूल बैठी थी। रोहित ने उसके पास जाना चाहा, लेकिन साहस न कर पाया। तभी चेतन रोहित के पास आया और उसको बधाई देते हुए बोला, अरे यह क्या, इतना सुंदर अवसर और तुम्हारा हाथ खाली। मैं पीता नहीं, कभी तो चखी होगी। नशे की तरंग में चेतन ने पूछा। बहुत पहले कॉलेज में कभी एक दो घूंट पी ली थी। तो फिर एक दो घूंट ही ले लो, अपने आप लिए ना सही उस ब्यूटी क्वीन के लिए जिसने हमारी लाज रख ली। चेतन ने दूसरा जाम उठा लिया। नहीं चेतन, कहा ना मैं नहीं पीता। तुम्हें रश्मि की कसम, केवल 2 घूंट, उसने बलपूर्वक रोहित के हाथों में जाम थमाते हुए कहा। रोहित भौचक्का सा उसे देखने लगा। जाम हाथ में लिए वह डरते डरते दाएं बाएं देखने लगा। चेतन ने अपना जाम उसके जाम से टकराया और बोला, फॉर द हेल्थ ऑफ रश्मि द फैशन क्वीन। चेतन ने 2-4 घूंट गले में उतारे। रोहित ने भी कांपते ओठों से हल्का सा घूंट भर लिया और फिर चेतन की ओर देखने लगा। बेस्ट ऑफ लक, देखना 2 ही घूंट से बदन में ज्वाला भर जाएगी। रोहित की कपकपी इतनी बढ़ गई कि वह खड़ा ना हो पा रहा था। चेतन ने फिर उसके जाम से जाम टकराया और बोला, पी जाओ यार, पी भी जाओ और फिर देखो। रोहित का हाथ पकड़कर जाम उसके मुंह से लगा दिया और वह शेष शराब भी पी गया। धमनियों में एक तरंग सी उतर गई और मस्तिष्क में उन्माद छाने लगा। बैंड की धुन और जामों की खनक में झूमते और इठलाते हुए कई जोड़े इधर उधर आ जा रहे थे।
पी लेने से रोहित में एक प्रकार का उत्साह भर आया। वह भीड़ को चीर कर रश्मि की ओर बढ़ा। उसका बॉस अभी तक वहां खड़ा कई बड़े व्यापारियों से रश्मि का परिचय करा रहा था। वह रश्मि से शायद पब्लिसिटी का कोई स्थायी कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहता था। प्रमुख व्यक्तियों से परिचय कराते कराते सहसा वह पलटा और रोहित को सामने देखकर जल उठा। रोहित ने अपनी पत्नी को फूल भेंट किए और मुस्कुराकर बधाई दी। रश्मि हर्ष से खिल उठी और दोनों ने बड़े स्नेह से हाथ मिलाए। सेठ मुरारीलाल को अपने नौकर की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। वह जेब से रूमाल निकालकर गंजे सिर से पसीना पोंछने लगे। फिर जब रश्मि किसी फैन के साथ तस्वीर खिंचवाने लगी तब सेठ ने रोहित को दबे सुर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों सर? डिसिप्लिन। आई मीन नौकर और मालिक एक जगह। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इतनी समझ तुम्हें खुद होनी चाहिए। मैं समझ गया सर, लेकिन क्या करता, निमंत्रण को ठुकरा ना सका। तुम किसके गेस्ट हो? जी, उसने नज़रों में भीड़ से रश्मि को टटोलते हुए कहा। सेठ मुरारीलाल शायद और भी प्रश्न करता, लेकिन इतने में रश्मि फ़ोटो खिंचवाकर वापस वहीं आ गई। सेठ ने झट मुस्कुराकर फिर उसका स्वागत किया और रश्मि से कहा, मैं अपने सेक्रेटरी से बातें कर रहा था, आप ही के बारे में। कौन है आपका सेक्रेटरी? रश्मि ने आश्चर्य से अपने पति की ओर देखते हुए कहा। मिस्टर रोहित, बड़ा होनहार लड़का है, पूछ लीजिए इससे। मैंने आपकी तस्वीर देखते ही कहा था इससे। क्या कहा था सेठ जी ने आपसे? रोहित को अर्थपूर्ण नज़रों से देखते हुए रश्मि ने पूछा। यही कि आप जैसी सुंदर, जवान और बढ़िया मॉडल आज तक एडवर्टाइजिंग की दुनिया में नहीं आई। धन्यवाद, रश्मि ने शर्माते हुए कहा और फिर पति की ओर देखकर बोली, आपका अपना क्या विचार है? आंखें देखती हैं पर उन्हें विश्वास नहीं आ रहा। क्यों? मन को तो जरूर विश्वास आ गया होगा। तुमने सच कहा है रश्मि। आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? सेठ मुरारीलाल ने कुछ आश्चर्य से पूछा। मैं इन्हीं का गेस्ट हूँ सर। जी, रश्मि ने मुस्कुराकर सुरीली आवाज़ से उसकी बात का समर्थन किया और सेठ के पास आकर शोखी से बोली, सावधान रहिएगा जरा, एक दिन आपके जवान और होनहार सेक्रेटरी को छीन कर ले जाऊंगी। शौक से ओठों पर हंसी बिखेरते हुए वह बोला। तभी चेतन कुछ आदमियों को लेकर रश्मि तक आया और फैशन क्वीन से उनका परिचय कराने लगा। रोहित परे हटकर खड़ा हो गया और अपने बॉस के चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखने लगा। शायद वह मन ही मन इसे कोस रहा था। रोहित ने चेतन को इशारा किया और वह रश्मि को लेकर दूसरी ओर चला गया। सेठ मुरारीलाल अपना सा मुंह लिए खड़ा रह गया। उसकी घबराहट और मानसिक स्थिति का अनुमान लगाते हुए रोहित ने वेटर को ट्रे में से झट 2 जाम उठाए। एक जाम अपने लिए रखकर दूसरा उसने सेठ की ओर बढ़ा दिया। तुम शराब पीते हो? जाम थामते हुए सेठ ने रोहित से पूछा। केवल आज पी है, रश्मि की सफलता पर। तुम रश्मि को कब से जानते हो? यह बताना क्या जरूरी है सर? रोहित ने एक घूंट पीते हुए कहा। मुरारी सेठ ने क्रोध से घूरकर उसे देखा। रोहित मुस्कुराते हुए उसके सामने आया और धीरे से बोला, तो सुनिए, यह मेरे जीवन की मॉडलिंग करती हैं। बैंड ने अंग्रेजी नाच की धुन बजाना आरंभ किया तो चमचमाते फर्श पर घूमते हुए कई जोड़ों के पैर थाप देने लगे। रोहित ने देखा कि रश्मि भी बैंड की धुन में मस्त नाचती हुई अपने किसी प्रशंसक की ही बाहों में झूल रही थी। रोहित को अब हल्का हल्का नशा होने लगा था और उसका जीवन एक नया मोड़ ले रहा था जिसका कोई छोर नहीं था। उस नाच में उसकी कोई रुचि न थी। धीरे धीरे वह हॉल से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह सन एंड सैंड की पथरीली दीवार से खड़ा हो गया। वहाँ बैंड का शोर इतना ना पहुँच रहा था। वह सामने दूर तक फैले सागर में मचलती हुई लहरों को देखने लगा जो चांदी में उछल उछल कर नाच सी रही थी। रोहित के सीने में भी कामनाओं की ऐसी ही अनगिनत लहरें पूरे ज्वार का रूप ले चुकी थीं। अचानक उसके चेहरे को सिगरेट के धुएं ने अपनी लपेट में से लिया। वह सिहर उठा और पलट कर देखने लगा। रूही ओठों में सिगरेट लिए उसका धुआं रोहित पर छोड़ रही थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ अपना सिगरेट रोहित की ओर बढ़ाया और बोली, आई थिंक यू नीड अ सिगरेट। रोहित ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में झांकते हुए सिगरेट लेकर ओठों में दबा लिया। रोहित ने एक लंबा कश खींचा और धुआं छोड़कर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस सिगरेट की तलब थी? पुरुषों के खामोश इशारों को रूही खूब पहचानती है। रूही ने एक और सिगरेट सुलगाकर गहरा कश खींचा और बोली, तुम शायद यही सोच रहे हो ना कि रश्मि ने एक ही रात में तुम्हारे जीवन को कितना बिखेर दिया है। कल वह क्या हो जाएगी, तुम क्या हो जाओगे। कुछ भी हो, हम बदल नहीं सकते। हमारे प्यार पर कोई आंच नहीं आ सकती।
इंसान खुद नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है, और समय के साथ दिल बदल जाते हैं, नज़रें बदल जाती हैं। इज़ इट बट नेचुरल। रूही उन्माद की तरंगों में शब्दों को चबाते हुए बोली, नहीं, तुम मेरी रश्मि को अभी तक नहीं पहचानती। वह नहीं बदल सकती, कभी नहीं। मैं तो उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ, लेकिन समय किसी को नहीं पहचानता मिस्टर रोहित। उसके तेज बहाव के आगे कोई नहीं ठहरता। रोहित ने उससे बहस करना उचित न समझा। रूही के शब्दों से जलन और ईर्ष्या की भावना टपक रही थी। शराब के नशे में वह जो मन में आ रहा था कही जा रही थी। रोहित को रश्मि की वह बात याद आ गई जब उसने कहा था कि रूही को मुंह न लगाना। वह लड़की अच्छे चाल चलन की नहीं। उसने एक बार उसकी चढ़ी हुई लाल आंखों में झांका और फिर होटल की ओर बढ़ने लगा। एक शोर उठा और उसने वहीं खड़े होकर हॉल के खुले द्वार की ओर देखा। बैंड अचानक बंद हो गया था। रोहित घबरा गया। उसके मन में आशंका उठी कि अवश्य कोई घटना घटी है और उसकी रश्मि हॉल में है। देखो तो, धरती झूम रही है, रूही ने झूमकर कहा। रोहित ने उसकी बात ना सुनी और भागते हुए हॉल में पहुंच गया। रश्मि नाचते नाचते एकाएक गिर पड़ी थी और सब लोग उसके गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए थे। शायद वह बेहोश हो गई थी। क्या हुआ? रोहित ने इतना ही कहा और रश्मि को देखकर उसका खून मानो बर्फ बन गया। वह उलझी हुई निगाहों में से उसे देखने लगा। तुरंत डॉक्टर बुलाया गया और वह रश्मि को होश में लाने का प्रयत्न करने लगा। क्या हुआ? रश्मि के पास आते हुए उसने फिर प्रश्न दोहराया। घबराने की बात नहीं है, नाचते नाचते गिर गई हैं, अभी होश में आ जाएंगी, पास खड़े चेतन ने धीरे से कहा। थोड़ी देर में ही रश्मि को होश आ गया। डॉक्टर भीड़ से हट जाने का अनुरोध करने लगा। रोहित आगे बढ़कर रश्मि पर झुककर पूछने लगा, कैसी तबीयत है अब? रश्मि ने संकेत से उसे समझाया कि वह अब ठीक है। डॉक्टर ने उसे रश्मि पर यूं झुककर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? इनका पति। इस जानकारी पर लोग आश्चर्य से रोहित को देखने लगे। इन्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने रश्मि को सहारा देते हुए उठाया। हाँ रोहित, इन्हें फौरन घर ले जाओ। सेठ मुरारीलाल ने आगे बढ़कर रश्मि को सहारा देकर सोफे पर बिठाते हुए रोहित से कहा, मेरी गाड़ी ले जाओ। कहाँ रहते हैं आप? डॉक्टर ने पूछा। अंधेरी में। तो आइए जरा मेरे साथ। डॉक्टर एक और जाकर रुका और बैग में से कागज का पुर्जा निकालकर नुस्खा लिखने लगा। फिर नुस्खा रोहित को थमाते हुए बोला, यह दवा किसी केमिस्ट से ले लीजिएगा और पानी में मिलाकर आधे आधे घंटे बाद 2 चम्मच दे दीजिएगा। डॉक्टर, घबराने की तो कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं, लगता है शी इज़ एक्सपेक्टिंग, डॉक्टर ने धीरे से उसके कान में कहा। यह खबर सुनते ही रोहित की मानसिक स्थिति कुछ क्षण के लिए ठाठे मारते हुए सागर जैसी हो गई। तो मित्रों, इस प्रकार अजनबी उपन्यास का चौथा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका 5वां और अंतिम पार्ट सुनने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।